नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हिंदुस्तान के इतिहास के उस चैप्टर में घुसने वाले हैं जहां नक्शे पर खींची गई पेंसिल की एक आम सी लकीर ने लिटरली करोड़ों लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए पलट कर रख दी। अगस्त 1947। एक तरफ आज़ादी का नया सवेरा था तो दूसरी तरफ बंटवारे का वो भयानक अंधेरा। चलिए सीधे पर्दे के पीछे चलते हैं और इस ड्रामाई हकीकत को विस्तार से समझते हैं, जहां एक तरफ बॉर्डर खींचा जा रहा था और दूसरी तरफ इस नए देश को टूटने से बचाने की कोशिश हो रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, सोचिए जरा, 20 करोड़ लोगों को सिर्फ 5 हफ्ते में कैसे बांटा जा सकता है? सुनने में ही असंभव लगता है ना, पर यही टास्क दिया गया सर सिरिल रैडक्लिफ को। अब रैडक्लिफ एक बेहद काबिल और न्यूट्रल इंग्लिश लॉयर जरूर थे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भारत देखा ही नहीं था। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति और भूगोल से वो बिल्कुल अनजान थे। उन्हें बस दिल्ली के एक कमरे में बिठाया गया, कुछ नक्शे और पॉपुलेशन टेबल्स दिए गए और इस विशाल देश की नई सरहदें तय करने का काम सौंप दिया गया। इस पूरी हड़बड़ी के पीछे वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन का नजरिया समझना बहुत जरूरी है। 3 जून 1947 को उन्होंने साफ कह दिया था कि जबरदस्ती का एक ही विकल्प है और वो है बंटवारा। उन्होंने रेडियो पर आनान फानान में ऐलान कर दिया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं और देश को धार्मिक बहुमत के आधार पर बांट दिया जाएगा। अंग्रेजों को निकलने की ऐसी जल्दी थी कि उनके इस अचानक फैसले ने देश के 565 रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स को बिल्कुल मझधार में छोड़ दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। अब आप देखिए कि ये बंटवारा कितना अजीब और अपसर्ड था। बंटवारा सिर्फ जमीन या लोगों का नहीं हो रहा था, दफ्तर की छोटी से छोटी चीज बांटी जा रही थी। टाइपराइटर्स, सीलिंग फैंस, यहाँ तक कि लाइब्रेरी की किताबें। लेकिन इसमें सबसे हैरान अंगेज किस्सा था 60 अंग्रेजी बत्तखों का। जी हाँ, डक्स। कलकत्ता के एक वेयरहाउस में ये बत्तखें फंसी थीं और दोनों हिस्सों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि भाई साहब, इन जिंदा बत्तखों को आखिर बांटा कैसे जाए। ये एवरीडे आइटम्स पर हो रहा संघर्ष उस वक्त के अफरा तफरी भरे माहौल को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाता है। और ये सब कितनी तेजी से हो रहा था, इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रैडक्लिफ 8 जुलाई को इंडिया आते हैं और महज कुछ हफ्तों में बॉर्डर्स तय कर देते हैं। लेकिन इसमें सबसे शॉकिंग डेट है 13 अगस्त। माउंटबेटन को रैडक्लिफ की रिपोर्ट मिल चुकी थी, पर उन्होंने उसे एक तिजोरी में लॉक करके गुप्त रखा। नतीजा क्या हुआ? 15 अगस्त को जब दोनों नए देश आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब करोड़ों आम लोगों को और यहाँ तक कि सरकारी अफसरों को भी ये तक नहीं पता था कि वो आखिर किस देश का हिस्सा है। अंत में 2 दिन बाद 17 अगस्त को जाकर ये सीमाएं पब्लिकली दुनिया के सामने आईं। तो इस सारी जल्दबाजी की कीमत आखिर किसने चुकाई? 1 करोड़ लोगों ने। 10 मिलियन। ये आंकड़ा अपने आप में उस विशाल और दर्दनाक डिस्प्लेसमेंट की हकीकत बयां करता है। पंजाब के नक्शे पर अनजान लोगों द्वारा खींची गई इन लकीरों की वजह से लगभग 1 करोड़ हिंदू, सिख और मुसलमान अपना सब कुछ छोड़कर नए देशों की ओर निकल पड़े। पंजाब के धूल भरी सड़कों पर लंबी लंबी मानव कतारें लग गईं। इतने बड़े पैमाने पर बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के हुआ ये माइग्रेशन मानव इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक सफर बन गया। और इस पूरे सफर का सबसे दिल दहला देने वाला मंजर थी वो गोस्ट ट्रेन्स, जो बिल्कुल खामोशी से स्टेशंस पर आती थीं। जब ऐसी ही एक ट्रेन अमृतसर स्टेशन पहुंची तो प्लेटफॉर्म पर कोई हलचल नहीं थी, सन्नाटा था, क्योंकि अंदर सारे लोग मारे जा चुके थे। और ट्रेन की दीवारों पर खून से एक बेहद डरावना पॉलिटिकली चार्ज संदेश लिखा था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल के लिए हमारा आज़ादी का तोहफा है। ये संगीन पैगाम दिखाता है कि उस वक्त नफरत और हिंसा अपनी सारी हदें पार कर चुकी थीं। अब यहाँ एक बहुत ही असाधारण और स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ पंजाब में 50,000 से ज्यादा हथियारबंद बाउंड्री फोर्स के सैनिक थे जो हिंसा रोकने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता के घनी आबादी वाले बाजारों में माउंटबेटन को पता था कि सेना वहां की आग नहीं बुझा पाएगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक 78 साल के निहत्थे बुजुर्ग महात्मा गांधी से मदद मांगी। उन्होंने गांधी जी से अपील की कि आप कलकत्ता आएं और हमारी 1 मैन बाउंड्री फोर्स बने। और फिर वहां होता है कलकत्ता का चमत्कार। ये वाकई किसी मिरेकल से कम नहीं था। गांधी जी ने सबसे पहले वहां के सबसे विवादास्पद नेता सुहरावर्दी के साथ हैदरी हाउस में रहना शुरू किया। जब आसपास थोड़ी हिंसा भड़की तो 1 सितंबर को उन्होंने आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया।
और आप यकीन मानिए उनके इस शांतिवादी कदम का असर इतना गहरा और तेज था कि महज 73 घंटे के अंदर दंगाई अपने हथियार लेकर उस निहत्थे आदमी के पैरों में सरेंडर करने आ गए। एक अकेले इंसान ने पूरे शहर की हिंसा रोक दी थी। खैर, ये तो थी बॉर्डर्स की बात, पर अगर देश के नक्शे पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो एक अलग ही भयानक खतरा मंडरा रहा था। सोचिए, अगर भारत की उन 565 रियासतों ने खुद को आज़ाद देश घोषित कर दिया होता तो नक्शा कैसा दिखता? वो बिल्कुल एक स्विस चीज़ जैसा दिखता, जिसमें 500 से ज्यादा छोटे बड़े छेद होते। ऐसे टुकड़ों में बनते हुए देश को एक साथ जोड़कर रखना लगभग नामुमकिन था। सच कहूं तो ये फ्रैगमेंटेशन, ये बिखराव का डर बॉर्डर्स बनाने से भी कहीं बड़ी चुनौती थी उस वक्त। और यही एंट्री होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की। इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक मास्टर क्लास थी। उन्हें पता था कि इन प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल करना ही होगा। उन्होंने एक जबरदस्त प्लेबुक बनाई। पहला कदम, माउंटबैटन के राजशाही कनेक्शंस का फायदा उठाना। फिर उन राजवाड़ों को भरोसा दिलाना कि भाई देखिए, आपके महल, आपकी उपाधियां और आपके प्रिवी पर्सेस यानी पुराने खर्चे बिल्कुल सेफ रहेंगे। और हाँ, जहां जरूरत पड़ी वहां थोड़ी सख्ती और इंटिमिडेशन दिखाने से भी वो पीछे नहीं हटे। इन सबका एक ही मकसद था, माउंटबैटन के इस बास्केट ऑफ एप्पल्स को एक साथ सेफ रखना। पर ये नेगोशिएशंस कोई आसान काम नहीं थी। टेंशन का लेवल क्या था, इसका अंदाजा आप जोधपुर के युवा राजा के इस किस्से से लगाइए। जोधपुर के राजा बहुत डरे हुए थे कि आगे चलकर भारत का नया सोशलिस्ट सिस्टम उनकी सारी ताकत छीन लेगा। जब फाइनली दबाव में आकर उन्होंने एक्सेशन डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए तो पता है क्या हुआ? अचानक उन्होंने एक छुपी हुई मिनी पिस्टल निकाली और सीधे वीपी मेनन के सर पर तान दी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये किस्सा बताता है कि पर्दे के पीछे इन बातचीतों में कितना ज्यादा डर, प्रेशर और जज्बात शामिल थे। अब इन सब में सबसे बड़ी उलझन उन राजवाड़ों के साथ थी जो इनवर्स डिलेमास का शिकार थे, विशेषकर दो खास स्टेट्स, जूनागढ़ और कश्मीर। इनवर्स डिलेमा कैसे? देखिए, जूनागढ़ के नवाब मुस्लिम थे पर उनकी 82% आबादी हिंदू थी। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की कहानी बिल्कुल इसके उलट थी। वहां के महाराजा हरि सिंह हिंदू थे जबकि उनकी ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। ये दोनों एरियाज आगे चलकर जियोपॉलिटिकल मुद्दे बनने वाले थे। जूनागढ़ का हल निकालने की कहानी तो वाकई किसी अजीब फिल्म जैसी लगती है। वहां के नवाब महाबत खान को कुत्तों का एक बहुत ही अनोखा शौक था। उनके पास लगभग 2000 कुत्ते थे। जब उन्हें ये अफवाह मिली कि शायद भारतीय सरकार उनके इस प्राइवेट डॉग कलेक्शन को पॉइजन करके खत्म कर सकती है, तो वो इतने घबरा गए कि उन्होंने आज़ादी की सारी बातें भुला दी। वो तुरंत एक प्राइवेट प्लेन में अपने पसंदीदा कुत्तों को बैठाकर सीधा कराची उड़ गए। और इस थोड़ी अजीबोगरीब घटना के बाद जूनागढ़ बिल्कुल शांति से भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन कश्मीर का मसला इतनी आसानी से नहीं सुलझा। महाराजा हरि सिंह इनिशियली किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते थे। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। पर इस बीच लाहौर में एक गुप्त बैठक होती है जिसके बाद पठान ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स को कश्मीर पर हमला करने भेज दिया जाता है। 24 अक्टूबर को जब इन कबायली लड़कों ने महोरा पावर स्टेशन को उड़ा दिया तो पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। और उस अंधेरे में महाराजा को ये समझ आ गया कि अब उनका आज़ाद देश का सपना टूट चुका है। इन हमलावरों का बड़ा लक्ष्य बिना रुके सीधे श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करना था। अगर वो वहां पहुंच जाते तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। पर वहां उन्होंने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल कर दी, एक फेटल डिले। बारामूला शहर पहुंचते ही ये हमलावर अपना मेन मकसद भूल गए और बाजार लूटने में तथा सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट पर हमला करने में उलझ गए। इस चोरी और लूटपाट ने उनका ध्यान भटका दिया और इस चक्कर में उन्होंने वो सबसे कीमती घंटे बर्बाद कर दिए जो इस पूरे हमले का नतीजा बदल सकते थे। और ये डिले कितना क्रूशल था, ये हम इस टाइमलाइन से समझ सकते हैं। जब हमलावर बारामुल्ला में उलझे थे, उधर ठीक उसी वक्त का फायदा उठाकर 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए, जिससे भारतीय सेना को उधर जाने का कानूनी अधिकार मिल गया। ठीक अगले ही दिन 27 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स ने वहां लैंड किया और बिल्कुल सही वक्त पर उस एयरपोर्ट को सिक्योर कर लिया। एक छोटी सी देरी ने इतिहास बदल दिया। हालांकि आगे चलकर 1949 में वहां एक सीज फायर लाइन खींच दी गई, पर श्रीनगर उस वक्त बच गया था।
तो इन सारी उलटफेर और घटनाओं को देखने के बाद इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। आज जब हम 1947 के उस दौर को मुड़कर देखते हैं तो उस आधुनिक इतिहास की कौन सी छवि हमारे जहन में ज्यादा उभरती है? क्या वो रैडक्लिफ लाइन की वो दर्दनाक और अनस्पीकेबल ट्रेजेडी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी, या फिर वो चमत्कारी सफलता जहां सैकड़ों रियासतों को एक करके देश की मजबूत बुनियाद रखी गई? आखिर किस घटना ने हमारे आज के इस उपमहाद्वीप को ज्यादा आकार दिया है? ये एक ऐसी बहस है जिस पर हम सबको थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए। हमारे इस एक्सप्लेनर में आखिरी तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।